हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। देखिए, हम जो बीएससी फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं और सेकंड यूनिट में हम क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखिए, हम सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 7 सम्मिश्र समाकलन व कॉची गूढ़सा प्रमेय चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने सम्मिश्र रेखा समाकलन या समाकलन की रीमान परिभाषा देखी, जो कि ये थी इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन के बराबर 1 टू एन एफ ऑफ एप्सिलॉन के जेड के माइनस जेड के -1, जहां एप्सिलॉन के जो चाप है जेड के माइनस जेड जो चाप है जेड के -1, इसका कोई भी एक पॉइंट है। फिर इसके बाद हमने जो सम्मिश्र समाकलन है इसका मापांक देखा और एक थ्योरम देखी कि एक एल लंबाई का कंटूर है सी और उसमें यदि एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू एम है तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मोड लेस देन इक्वल टू एम एल होता है। फिर इसके बाद हमने एक से संबद्ध प्रदेश, बहु संबंधित प्रदेश ये देखे। फिर कॉची समाकल, जो कॉची समाकल प्रमेय है, कॉची समाकल प्रमेय देखी। कॉची समाकल प्रमेय ये कहती है कि एक से संबद्ध प्रदेश G में एफ जेड विश्लेषक है और एफ डैश जेड संतत है और G में C एक समृद्ध कंटूर है, तो इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड बराबर 0 होता है। और इसको प्रूव करने के लिए जो हमने ग्रीन प्रमेय का यूज किया, तो ग्रीन प्रमेय ये थी कि एक G में C एक समृद्ध कंटूर है और G में P और Q चर x और y के क्या हैं, संतत और अवकलनीय फलन हैं, तो इंटीग्रेशन सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर डबल इंटीग्रेशन जी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। फिर इसके बाद हमने कॉची गूढ़सा प्रमेय देखी, कॉची की मूल प्रमेय या कॉची गूढ़सा प्रमेय। इसमें यह कहा गया कि जो कॉची की समाकलन प्रमेय है उसमें यदि एफ डैश जेड संतत है, इस वाले सेंटेंस को हटा दें तो यही प्रमेय कॉची गूढ़सा प्रमेय या कॉची की मूल प्रमेय कहलाती है। फिर इसके बाद हमने ये प्रमेय देखी कि एक जी एक समृद्ध एक से संबद्ध प्रदेश जी में, ठीक है, एक से संबद्ध प्रदेश है जी, इसमें एफ जेड विश्लेषक है और उसमें मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले किसी भी चापकलनीय वक्र के अनुदिश जो समाकलन का मान है वो समान रहता है। अर्थात समाकलन का जो मान है वो पथ से स्वतंत्र होता है, पथ से स्वतंत्र होता है। और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमने ये देखी थी कि C एक समृद्ध कंटूर है और इसमें एक अन्य समृद्ध कंटूर C1 है, तो C और C1 से बना हुआ जो वलयाकार प्रांत है इसमें फलन एफ जेड विश्लेषक है, तब इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड होता है। तो इतनी हम जो चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 में चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूं यहां तक कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब देखिए, आज हम कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं जो कॉची समाकलन प्रमेय है, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं और आएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7.9.1 देखिएगा, ये 210 पेज पे है। एग्जाम्पल नंबर 7.9.1, एग्जाम्पल नंबर 7.9.1 क्या कह रहा है एग्जाम्पल कि एक इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और उस इंटीग्रेशन को मान लिया हमने i, तो माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखें और इसको निर्देशांकों की फॉर्म में लिखें, तो इंटीग्रेशन 0 को निर्देशांक की फॉर्म में लिखें तो 0,0 और 1 प्लस आयोटा को निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो x प्लस आयोटा y से ये हो जाएगा x यानी 1 और आयोटा y यानी 1, और इसको z को x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखें तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा dz को dx प्लस आयोटा dy। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखिएगा जो फंक्शन है fz बराबर जेड स्क्वायर, fz बराबर जेड स्क्वायर एक क्या है, बहुपद फलन है, पॉलीनॉमियल फंक्शन है। और जो बहुपद फलन है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सर्वत्र संतत होते हैं, सर्वत्र अवकलनीय होते हैं और सर्वत्र विश्लेषक होते हैं। तो यानी जो बहुपद फलन है वो सर्वत्र विश्लेषक होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लिखेंगे चूंकि fz बराबर जेड स्क्वायर एक क्या है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र संतत होते हैं, सर्वत्र विश्लेषक होते हैं, संतत होते ही हैं लेकिन यहाँ विश्लेषक की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए विश्लेषक लिख रहा हूं, जो कि सर्वत्र विश्लेषक होते हैं। अब एक मैंने कल आपको थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम ये थी कि जब फंक्शन विश्लेषक होता है तो फंक्शन का मान है वो समाकलन, जो फंक्शन का समाकलन है वो पथ से स्वतंत्र होता है, पथ से स्वतंत्र होता है। अर्थात जब मैंने कल आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि एक से समस्त प्रदेश जी में fz विश्लेषक है, तब जी के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले किसी भी चापकलनीय वक्र के अंदर समाकलन का मान है वो समान रहता है। अब यहाँ पे फलन fz क्या है, विश्लेषक है, तो इसका जो समाकलन होगा यानी समाकलन होगा वो पथ से स्वतंत्र होगा, अतः समाकलन पथ से स्वतंत्र है, अतः समाकलन पथ से स्वतंत्र है। अर्थात किसी भी पथ के अंदर समाकलन कर लीजिए, मान जो है वो क्या आएगा, समान आएगा, स्वतंत्र है। अब इसको देखिए डायग्राम में, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये एक आर्गेंट प्लेन है y0 ये निर्देशांक हो गया 0,0 और ये निर्देशांक मैंने मान लिया है 1,1। अब 0,0 और 1,1 को मिलाने वाला जो वक्र है इसके अनुदिश हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है इस फंक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले बहुत सारे वक्र हैं। अब किसी भी वक्र के अनुदिश आप समाकलन का मान समाकलन कर लीजिए, जो फंक्शन का समाकलन है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, विश्लेषक है, इसलिए समाकलन का मान जो है वो पथ से स्वतंत्र रहेगा। लेकिन सबसे उपयुक्त पथ ये रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारी वैल्यू जो है वो इजीली निकल जाएंगी। एक बार तो यहां से यहां तक जाएं और फिर यहां से यहां तक आए, यानी एक बार तो यहां से यहां तक गए, इस पॉइंट को मैंने ये दिया a नेम, इसको दिया b नेम और इसको दिया p नेम, तो इसके निर्देशांक हो गए 1,0। यानी एक बार तो हम a से p तक जाएं फिर p से b तक जाएं, तो a से b तक जाने का सबसे अच्छा जो पथ है वो ये रहेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन AP प्लस इंटीग्रेशन BP, ठीक है। इंटीग्रेशन AP प्लस इंटीग्रेशन BP, इंटीग्रेशन AP प्लस इंटीग्रेशन BP, AP प्लस इंटीग्रेशन BP। हाँ जी, तो I बराबर I है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AP और ये हो गया x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर और ये dx प्लस आयोटा dy प्लस इंटीग्रेशन PV x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर और ये dx प्लस आयोटा dy। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ओके, अब देखिए अलोंग अब वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अलोंग AP लें, तो अलोंग AP में देखिए x जो y की वैल्यू है वो तो सेम है, y की वैल्यू तो सेम है, y बराबर 0 है, तो dy बराबर क्या हो जाएगा 0 और x की वैल्यू है 0 to 1 है। अब सेकंड अलोंग PV, तो इसमें
x की वैल्यू तो सेम है, x बराबर 1, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 0, और जो y है इस y की वैल्यू है 0 to 1, y की वैल्यू है 0 to 1, y की वैल्यू है 0 to 1। तो ये वैल्यू पुट करेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, देखिएगा ab में लिमिट किसकी आएगी x की आएगी, तो 0 to 1, 0 to 1, हाँ जी x की जगह x ही रहेगा और y की जगह 0 आ जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन pb में लिमिट y की आएगी तो 0 to 1, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर और ये हो गया आयोटा dy, इसका इंटीग्रेशन किया तो i बराबर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगेगी 0 to 1 प्लस 1 प्लस आयोटा y का इंटीग्रेशन किया तो 1 प्लस आयोटा y की पावर 3 अपॉन 3 और ये नीचे क्या आएगा आयोटा, क्योंकि y के मल्टीप्लाई में आयोटा है, और लिमिट कितनी आएगी, लिमिट आए और ये आयोटा है ये यहाँ पे, और लिमिट आएगी 0 to 1, 0 to 1, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट पुट की तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर आ गया 1/3, और इसमें लिमिट पुट की तो ये आ गया y की, तो यानी ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे देखिए जब आप लिमिट पुट करोगे तो y की जगह कितने रखोगे 1, तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा की पावर 3 अपॉन 3, 1 प्लस आयोटा की पावर 3 अपॉन 3, 1 प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा की जगह कितने रखोगे 1 और फिर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 1/3, माइनस के 1/3, तो प्लस 1/3 से माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1/3 और 1 प्लस आयोटा की होल क्यूब, इसको आप जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब और आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर -1 यानी माइनस आयोटा प्लस प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b यानी 3 आयोटा और प्लस 3ab स्क्वायर यानी -k3। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। तो i बराबर आ गया 1/3, ये हो गया -2 प्लस 2 आयोटा, तो i बराबर आ गया यहां से i बराबर -2/3 प्लस 2/3 आयोटा, और यही हमारा क्या है आंसर है। यानी जो फंक्शन है उस फंक्शन का इस जो वक्र दिया हुआ था इसके अलावा इंटीग्रेशन क्या आया है ये, अब आपने ये वक्र लिया है, आप कोई और भी वक्र लेते तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आती। हमने ये वक्र इसलिए लिया था क्योंकि इससे इंटीग्रेशन करना सिंपल हो गया, क्योंकि हमको जो लिमिट वगैरह की वैल्यू थी वो इजीली मिल गई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम्स में आपके आया हुआ है और यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आपके एक्सरसाइज 7 का एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है, ये जो 7.911 एग्जाम्पल है ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज 7 का 222 पेज पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वैल्यू ज्ञात करनी है हमें इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन ये दे रखा है तो इसको हमने i मान लिया कि माना i बराबर इंटीग्रेशन -2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा और ये हो गया 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा और ये हो गया जेड क्यूब और ये हो गया जेड क्यूब और ये हो गया dz। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि इसको z की जगह x प्लस आयोटा y और dz की जगह dx प्लस आयोटा dy रख देंगे, और ये जो आपको वैल्यू दे रखी है इनको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे लिमिट्स को, तो ये हो जाएगा -2,1 और ये हो जाएगा 5,3 और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल क्यूब और ये हो जाएगा dx प्लस आयोटा dy, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पर जो जेड क्यू है वो जेड क्यू क्या है, एक बहुपद फलन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये जो फंक्शंस होते हैं वो बहुपद फलन होते हैं, पॉलिनोमर्स फंक्शन होते हैं। और जो बहुपद फलन है वो क्या है, सर्वत्र विश्लेषक होते हैं। चूंकि यहाँ लिखेंगे वही लाइन, चूंकि फलन जो पहला क्वेश्चन करवाया था सेम ऐसा ही है, चूंकि फलन एफ जेड क्या है, एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र संतत होते हैं। और बहुपद का फलन क्या होते हैं, जो कि सर्वत्र विश्लेषक होते हैं, सॉरी विश्लेषक होते हैं, जो कि सर्वत्र विश्लेषक होते हैं, विश्लेषक होते हैं, विश्लेषक होते हैं। तो एफ जेड क्या है, विश्लेषक है। और विश्लेषक है तो कल मैंने आपको थ्योरम लिखाई थी एक, कि जब फलन विश्लेषक होता है तो जो समाकलन का मान है इसके, तो फलन के समाकलन का मान है वो पद से स्वतंत्र होता है। अतः समाकलन का मान पद से स्वतंत्र होगा। अतः समाकलन का मान, समाकलन का मान पद से स्वतंत्र होगा। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा ये एक आर्गेंड प्लेन है और इस आर्गेंड प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आर्गेंड प्लेन है। इसमें जो -2,1 है तो -2,1 तो समथिंग यहां होगा पॉइंट, और 5,3 है वो समथिंग यहां होगा पॉइंट 5,3। तो हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाला जो वक्र है इसके अनुदिश हमको इस फंक्शन का समाकलन ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाले बहुत सारे वक्र होंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाले बहुत सारे वक्र होंगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जिससे वैल्यू वगैरह आसानी से मिल जाए लिमिट्स की, ये वक्र ले लेते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट दिया P, इसके निर्देशांक हो जाएंगे और इसको नाम दिया A और इसको नाम दिया P, और इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 2,1। अब इस पद के अनुदिश क्या करना है, हमको समाकलन का मान ज्ञात करना है। अब इस पद को दो भागों में बांट दें, AP प्लस PB, वही तो I बराबर इंटीग्रेशन AP और x प्लस आयोटा y का होल क्यूब dx प्लस आयोटा dy प्लस इंटीग्रेशन PB x प्लस आयोटा y का होल क्यूब और ये dx प्लस आयोटा dy। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिएगा लिमिट वगैरह निकालने के लिए सबसे पहले पथ लेते हैं अलोंग AP। अब इस AP में देखिएगा आप, AP में x जो y है वो तो सेम है, y बराबर 1 है तो dy बराबर क्या आ जाएगा 0, और x की जो लिमिट है, x की लिमिट वो -2 से +2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -2 से हाँ जी, ये निर्देशांक 5,1 होगा क्योंकि ये 1 2 3 4 5 तो 5,1 होगा। हाँ, तो यहां पर क्या है -2 to 5 x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, ओके। अब लें हम अलोंग PB। तो इसमें देखिएगा PB में x की वैल्यू तो है 5, तो dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू है 1 2 3। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो I बराबर इंटीग्रेशन AP, तो इसमें वेरिएबल कौन है x, तो -2 to 5, x की जगह तो x ही रहेगा क्योंकि वेरी कर रहा है, और y की जगह 1 आ जाएगा,
तो x प्लस आयोटा क्यू और ये dx और ये हो गया dx, x प्लस आयोटा क्यू dx प्लस इंटीग्रेशन पीवी में y की लिमिट है 1 to 3 ओके, x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये हो गया 5 प्लस आयोटा y का होल क्यूब और ये हो जाएगा आयोटा d1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ, तो इसमें क्या है कि सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा i बराबर x प्लस आयोटा की पावर 4/4 और लिमिट आ जाएगी यहां पे -2 to 5 प्लस प्लस और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 प्लस आयोटा y की पावर 4/4 आयोटा इंटू आयोटा और लिमिट आ जाएगी 1 to 3 आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा आपका और इसके बाद i बराबर, अब लिमिट खोल देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो यानी 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट यानी 5 प्लस आयोटा की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट तो माइनस के 2 प्लस आयोटा की पावर 4 ये हो जाएगा प्लस, इसमें भी वही प्लस 1/4 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट यानी 5 प्लस अपर लिमिट आ जाएगी 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 और माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा 5 और माइनस आयोटा की पावर 5 माइनस आयोटा की पावर 5 ये प्लस आएगा 5 क्योंकि y की जगह 1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ओके। तो i बराबर देखो ये 1/4 5 प्लस आयोटा की पावर 4 है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा और माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो माइनस के 1/4 और ये हो गया -2 प्लस आयोटा की पावर 4 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 ये हो गया। अब देखिएगा इसको हम खोलेंगे पावर 4 को, आपने पढ़ा होगा द्विपद प्रमेय से, बायनोमियल थ्योरम से जब आप इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 4, ये 4 है तो 4c0 a की पावर n, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम ये होती है a प्लस b की होल पावर n यानी nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। जब इस बायनोमियल थ्योरम से आप इसको खोल के सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 984 आयोटा माइनस 637 और नीचे 4 चल ही रहा है और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से ये चीजें समझनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इनके जो सबके सॉल्यूशन हैं वो मेरे जो हैंडरिटन नोट्स हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। तो बस अभी आपका काम ये है कि इनको ध्यान से समझते हुए चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का सॉल्यूशन देखिएगा, एक फंक्शन दे रखा है आपको और उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इसको मान लिया मैंने, माना i बराबर इंटीग्रेशन c z बार का स्क्वायर और ये हो गया dz।
जेड बार का स्क्वायर और डी जेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और आपको इसमें फर्स्ट जो कंटूर दे रखा है, क्लोज कर्व दे रखा है, वो दे रखा है मॉड जेड बराबर 1, मॉड जेड बराबर 1, मॉड जेड बराबर। अब एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सर्कल होता है, इस सर्कल का कॉम्प्लेक्स में, सम्मिश्र विश्लेषण में जो सर्कल है, इस चीज को समझिएगा, ये सर्कल है, तो सर्कल का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है z माइनस z0 का मॉड बराबर कैपिटल R। यहाँ पे जो z0 होता है वो तो होती है रेडियस यानी त्रिज्या, नहीं z0 तो होता है केंद्र, केंद्र, और कैपिटल R होती है वो होती है त्रिज्या, कैपिटल R होती है वो होती है त्रिज्या। अब नेक्स्ट चीज ये देखिएगा कि ये z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो z है, इस z को यदि हम कार्तीय रूप में भी लिख सकते हैं, तो कार्तीय रूप में लिखें तो x प्लस आयोटा y, और ध्रुवीय रूप में लिखें तो r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर जो r होता है वो तो मापांक होता है और थीटा कोणांक होता है। तो इसमें क्या है कि जब आप, ठीक है, ओके, और r की वैल्यू होती है वो होती है मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू होती है कोणांक tan इनवर्स y अपॉन x। मैं जब स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लेक्स स्टार्ट की थी तो वहां पे ये सारी चीजें इन डिटेल बहुत अच्छे से समझाई थी, और आपसे बोला भी था कि आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि बार बार काम आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो ये स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है वो एक बार लें, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये देखिए बीच बीच में आप काफी बार आपके काम आ रही हैं और आगे आएंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा C मॉड Z बराबर 1, तो ये क्या है, 1 रेडियस है, 1 क्या है, रेडियस है। अब इस मॉड Z को मैं क्या लिख सकता हूं, और Z0 क्या है, सेंटर है, तो Z0 है, कुछ नहीं दे रखा, तो सेंटर कितना हो गया 0, और रेडियस कितनी हो गई 1। अब मॉड Z बराबर 1, ओके। अब इसको मैं यदि कार्तीय रूप में लिखूं तो मॉड Z बराबर R कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 1, और इनटू हो गया e की पावर आयोटा थीटा। ये क्या हो गया, e की पावर आयोटा थीटा। तो z बराबर हो गया e की पावर आयोटा थीटा, z बराबर क्या हो गया, e की पावर आयोटा थीटा हो गया। तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका यदि संयुग्मी निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, तो उसे अपन z बार से शो करते हैं। जैसे सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका जो संयुग्मी होगा z बार बराबर वो होता है x माइनस आयोटा y, यानी आयोटा के आगे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। और dz बराबर क्या हो जाएगा, इससे dz बराबर आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और d थीटा, और थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू 2 पाई हो जाएगी, 0 टू 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि सर्कल बनेगा और सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, क्योंकि सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 यानी 2 पाई। तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू 2 पाई। तो ये जब सारी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, देन इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, हाँ जी, e की पावर माइनस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, और dz की जगह पे आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर आप ओपन करोगे तो, हाँ जी, तो i बराबर आयोटा तो बाहर आ जाएगा, आयोटा तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ये हो गया e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, और ये हो गया e की पावर प्लस आयोटा थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा आ जाएगा, और ये क्या हो गया, d थीटा हो गया। तो ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और माइनस आयोटा थीटा का माइनस आयोटा, और लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 टू 2 पाई, और आयोटा बाहर है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो नेक्स्ट अब इसमें देखिएगा लिमिट पुट कर देंगे तो I बराबर अपर लिमिट, तो माइनस तो बाहर है ही है, तो अपर लिमिट यानी e की पावर माइनस के 2 पाई आयोटा और माइनस e की पावर 0, तो I बराबर माइनस e की पावर आयोटा थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। तो ये हो गया cos 2 पाई माइनस आयोटा sin 2 पाई, cos 2 पाई माइनस आयोटा sin 2 पाई, और e की पावर 0 की वैल्यू 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये 1 और ये हो गई 0 और ये हो गई, हाँ जी, और ये हो गई cos 2 पाई, तो ये हो गया -1, ये 0 और ये हो गया +1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो सेकंड पार्ट है वो एज इट इज है, z-1 का मोड बराबर 1, तो z-1 बराबर कितना हो जाएगा 1 है, तो ये r e की पावर आयोटा थीटा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ आ रहे होंगे। देखिएगा इनकी आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, इनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से जब धीरे धीरे आप इनको डेली रिवाइज करोगे तो ये आपके रूटीन में आ जाएंगे। इनके कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्या कौन सी थ्योरम का क्या कहाँ कैसे यूज है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करते रहिए, और प्लीज़ हमारी ये जो वीडियोस हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो दी जा रही हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि एक स्टूडेंट भी जो डेली क्लास ले रहे हैं वो शेयर करेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बच्चों को इसका बेनिफिट होगा। और जो हमारे ऑफलाइन बैचेज हैं 10th 11th 12th के, उनमें भी यदि कोई आपका छोटा भाई बहन या कोई रिलेटिव ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।